ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय है हम पाइल्स की प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाए। पाइल्स या जिसे हम बवासीर के नाम से जानते हैं, तो बवासीर से बहुत से भाई बहन परेशान रहते हैं। मैं खुद भी इसका भोगी रहा हुआ हूँ, मुझे पता है कितनी तकलीफ होती है इससे। तो इससे हमें राहत कैसे मिल सकती है, इस बारे में हम कुछ बातें जानेंगे, कुछ प्रयोग भी सीखेंगे। हमारे साथ शिखा श्री जी जुड़ी हुई है मैक्सिको से। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारी जानी पहचानी शिखा श्री जी का परिचय की मोहताज नहीं है, हम जानते हैं सब अच्छी तरह से उनको, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा हम शिखा जी को सुनना चाहेंगे। तो शिखा जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ अपने आप को आप अनम्यूट करें और आज का सेशन आप। वेरी गुड। तो जैसा कि आपने अभी बताया है, आज का सेशन हमारा पाइल्स और फिशर के बारे में है। एंड सबसे पहले मैं आनंद भाई जी का अभिनंदन करती हूँ कि वो मुझे बार बार मौका देते हैं कुछ शेयर करने के लिए। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ये जो समस्या है, ये समस्या 3 भागों में विभाजित होगी। जब हम इसका डिस्कशन करते हैं तो इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पाइल्स, फिशर एंड फिस्तुला, ये तीनों लगभग सिमिलर हैं, बट थोड़े थोड़े फर्क हैं। और इन तीनों में समस्या क्या होती है कि जब हम स्टूल पास करते हैं तो हमें एनल पॉइंट पे दर्द होता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है और कभी कभी जलन जैसी समस्या आती है। तो मैंने बताया कि मैं आज का सेशन 3 पार्ट में लूंगी। पहले कि हम क्या करें कि ये ना हो, यानी कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर टू ऑप्ट। तो प्रिकॉशन क्या लेने हैं, पहली बात ये। दूसरा, अगर समस्या आ गई है तब क्या करें, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि जब समस्या का निदान हो चुका तो हम फर्दर आगे ऐसा क्या करते रहें कि ये आगे समस्या फिर से ना आए। कुछ इससे रिलेटेड मिथ भी है, उस मिथ को भी हम टेक केयर करेंगे। तो ये इस तरह से हम अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये समस्या उत्पन्न क्यों होती है। पहली बात तो ये है कि ये समस्या उत्पन्न ही क्यों होती है। किसी में होती है, किसी में नहीं होती है। तो जिनमें नहीं होती है वो आखिर क्या ऐसा करते हैं कि नहीं होती है। तो एक तो ये चीज है कि ये थोड़ा सा एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। जनरली
exceptions are always there, but generally जो मिडिल एज पर्सन होते हैं या फिर सीनियर सिटीजन जो थोड़ा बुढ़ापे की ओर अप्रोच कर रहे हैं, प्रौढ़ावस्था से बुढ़ापे की ओर अप्रोच कर रहे हैं, उनमें ये समस्या ज्यादा देखी जाती है ज्यादातर। लेकिन आजकल का जो लाइफस्टाइल हमारा हो चुका है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसके कारण हम देखते हैं कि कई बार यंगस्टर्स में भी ये समस्या उत्पन्न हो रही है ड्यू टू रॉन्ग लाइफस्टाइल। नाउ जिनको भी पहले से कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है या फिर कब्जियत की प्रॉब्लम रहती है, उन्हें आगे चल के ये जो समस्या है बवासीर का या फिर पाइल्स का, ये आगे आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम कब्ज ना बनने दें तो ये प्रॉब्लम हमारे लाइफ में नहीं आएगा। तो पहला प्रोसेस है, पहला स्टॉप है कि स्टेज है कि हमें कब्ज बनने नहीं देना है, राइट। अब कब्ज नहीं बनने देने के लिए क्या क्या करना होगा, इस चीजों पे ध्यान देना है। तो इन चीजों के लिए 3 चीजें हैं जिसपे कि हमको ध्यान देना है। पहला खान पान, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा सा योगासन और फिजिकल एक्टिविटी, एंड थर्ड प्राणायाम। अगर ये तीनों हम मेंटेन करते हैं तो हमें 100% श्योर रहना है कि आगे चल के ये समस्या नहीं आएगी। जिन्हें कब्ज रहता है वो कई बार क्या करते हैं कि ज्यादा जोर लगाने के कारण रेक्टम में, एनल पैसेज में ज्यादा जोर लगाने के कारण जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। नर्व जो होते हैं उसमें स्वेलिंग्स आ जाती हैं, और वो कनेक्टिव टिश्यू का डैमेज होना, नर्व की स्वेलिंग जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है। दैट कॉजेज पेन, दैट कॉजेज ब्लीडिंग, एंड even if it is not causing pain, it can be without pain but causing bleeding. Sometimes न केवल पेनफुल होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसका मूल कारण जो है वो कब्ज है। इजिली स्टूल पास का नहीं होना है। तो कब्ज ना होने के लिए सबसे पहले मैं कुछ होम रेमेडीज बता रही हूँ जो बहुत ही इजिली अवेलेबल है। आप सबकी बात है जो मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ भी वो लाऊंगी, आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ग्रीन जूस जो है, हरी पत्तियों का मिक्सी में ग्राइंड करके जूस बना के पीना, ये एक इफेक्टिव रेमेडी है आपके कब्ज को हटाने के लिए, राइट। आपके अगल बगल जो भी हरी पत्तियां मिल रही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यही पत्ती डालूंगी। आपके लोकल ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक रीजन में जो भी अवेलेबल है आप उसे ले सकते हैं। सेकेंड थिंग, लौकी का जूस, जिसको दूधी भी कई जगह कहते हैं, लौकी भी कहते हैं, पंपकिन, आप उसको फ्रेश लेकर मिक्सी में ग्राइंड करके पी सकते हैं, या फिर ग्रेड करके उसको थोड़ा सा हल्का नमक डाल के छोड़ दीजिए। आधे घंटे बाद उसमें से बहुत सारा पानी सेपरेट होता है, और उसको छन्ने से छान के ग्रीन जूस मतलब लौकी का जूस बना के आप पी सकते हैं। ये सच में बहुत ही इफेक्टिव है। थर्ड थिंग, हमारी तरफ पेठा कहते हैं, भथुआ या पेठा, उसका जूस भी कॉन्स्टिपेशन के लिए काफी अच्छा है। एलोवेरा का जेल, 3-4 चीजें मैं बताई। लौकी का जूस, पेठे का जूस, फ्रेश पेठे को मिक्सी में ग्राइंड करके उसको छान के पी लीजिए। एलोवेरा का जूस, आंवला एलोवेरा, ये सारे इफेक्टिव रेमेडी हैं आपके कब्जियत को दूर करने के लिए। और ग्रीन जूस तो जो मैंने सबसे पहले बताया था, हरी पत्तियों का जूस। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कब्ज नहीं बनने देंगी, 100% नहीं बनने देंगी, आजमाया हुआ नुस्खा है, राइट। इसके बाद जितने और भी फाइब्रस फूड हैं जो आप अपने भोजन में इंक्लूड कर सकते हैं, स्प्राउट्स हुए, चिया सीड हुआ, या फिर बटर मिल्क, खाने के बाद बटर मिल्क अगर आप लेते हैं, थोड़ी सी दही लेते हैं, ये सब आपके पाचन तंत्र को स्टिमुलेटेड रखता है, एक्टिव रहता है, और कब्ज को नहीं बनने देता है। तो ये हुआ हमारे खान पान से रिलेटेड सावधानियां। क्या नहीं लेना है, ये तो मैंने बताया जो लेना है। क्या नहीं लेना है, ये दोनों पे वर्क करेगा, कब्ज पे भी और पाइल्स की प्रॉब्लम पे भी। सबसे पहले जो नहीं लेना है वो पैक्ड फूड।
पैक्ड फूड, जो ऐसा फूड जो आप डब्बा खोलते हैं, पैकेट खोलते हैं और खाते हैं, उसको हम पैक्ड फूड कहते हैं। अब आप जब भी शॉपिंग करने जा रहे हैं, ग्रोसरी खरीदने जा रहे हैं, तो अपने अगल बगल नजर दौड़ा लीजिए। कोई भी ऐसी चीज जिसका कि पैकेट और बॉटल कैप खोल के डायरेक्टली आप खाते हैं, वो पैक्ड फूड के डेफिनेशन में आता है। और जो आप अपने किचन में बनाते हैं, पकाते हैं, वो पैक्ड फूड नहीं है। तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कि पैक्ड फूड कहते किसको हैं, वो हमको नहीं लेना है। चाहे उस पर कितनी भी तारीफें क्यों नहीं लिखी हो, इसमें विटामिन हैं, इसमें मिनरल्स हैं, इसमें लो सैचुरेटेड फैट है, वो सारी चीजें लिखी रहती हैं पीछे, आप पैकेट के पीछे देखेंगे, फिर भी मैं कहूंगी वो नहीं लेना है, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है, राइट। सेकंड, स्पाइसी चीजें, जो ज्यादा, जिसमें लाल मिर्च और ज्यादा ऑयल हो, वो आपके बॉवल मूवमेंट को हिंडर करता है, इंटरप्ट करता है। तो अगर हमारा बॉवल मूवमेंट इंटरप्टेड रहेगा, स्मूथ नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं हमको वो कब्ज का प्रॉब्लम करेगा। और अगर कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है, तो मान के चलिए 4 से 5 साल, 6 साल में, लेटर ऑन जब आप थोड़े ज्यादा एज के होंगे, पाइल्स आएगा ही आएगा। तो हमें अभी से सतर्कता बरतनी है कि जो स्पाइसी और ऑयली फूड है, हमको वो नहीं लेना है, ठीक है। थर्ड थिंग, कम पानी पीना या कम लिक्विड का इंटेक। लिक्विड का इंटेक हम जितना बढ़ाएं, उतना हमारे बॉवल मूवमेंट के लिए अच्छा होता है ना। लेकिन वो लिक्विड का इंटेक बढ़ाने का मतलब चाय, कॉफी और अगेन पैक्ड जूस, नो। नो मीन्स नो। आपको जूस पीना भी है, घर में जूस बनाइए और उसको छानिए नहीं, उसके फाइबर्स उसमें रहने चाहिए, ठीक है। बेहतर तो ये है कि हम फल खाएं, लेकिन अगर हमको नहीं फल खाना है, जूस पीने की इच्छा है, तो कोशिश कीजिए हम उसको स्ट्रेन ज्यादा ना करें, उसके फाइबर्स के साथ हम उस जूस को लें, पहली चीज। दूसरा, अगर घर में कुछ ऐसे पीने की इच्छा हो रही है, तो छाछ बना सकते हैं, बटर मिल्क बना सकते हैं, नींबू पानी बना सकते हैं। इस तरह की चीजों को हम ज्यादा प्रश्रय दें, rather देन चाय, कॉफी या फिर इस पैक्ड जो जूस के पैकेज आते हैं, उनको हमको नहीं लेना है। कैफीन और अल्कोहल भी तकलीफ क्रिएट करता है किसी किसी में। जो मैंने स्टडी किया है उसमें पाया गया है कि जिन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुकी है, उन्हें अपना चाय, कॉफी का इंटेक रिड्यूस कर देना चाहिए। अगर बंद कर देते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। और अल्कोहल, उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तकलीफ को बढ़ाता है। तो मैंने ये कुछ चीजें बताई जो नहीं लेनी है, ओके। रिफाइंड फूड, पैक्ड फूड, पैकेट जूस, that is also included, and spicy oily food, ज्यादा मसाला जिसमें लाल मिर्च ज्यादा हो, and alcohol, tea and coffee। बहुत ही कम चीजें हैं जिसको कि हमको इन चीजों को अवॉइड करना है, और बाकी जितने फाइब्रस फूड हैं उसका इंटेक हमको बढ़ाना है। सैलड्स का इंटेक मस्ट है, मस्ट मीन्स मस्ट। बिफोर आप प्रॉपर मील ले रहे हैं, लंच या डिनर, उसके पहले आपको एक बड़ा सा बाउल लीव्स का और रॉ वेजिटेबल, जिसको कि आप रॉ खा सकते हैं, उसका इंटेक बढ़ाइए। देखिए, ये एक जगह फायदा नहीं करेगा, ये कई जगह फायदा करेगा। एक जगह पेट को तो सही रखेगा ही, लेकिन एक चीज समझिए, अगर कब्ज नहीं है तो कोई रोग नहीं है, और अगर कब्ज है तो ये सारे रोगों को इनवाइट करने वाला है आगे, ठीक है ना। तो ग्रीन जूस का इंटेक और बिफोर फूड अ बिग बाउल ऑफ सैलड्स, ये रामबाण है। अगर हम ये प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं, ये अपना फूड हैबिट अगर हम बना रहे हैं, तो आगे हमें इस समस्या को लेके उलझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो एकदम आएगा ही नहीं, गारंटीड नहीं आएगा, ओके। तो ये पार्ट हो गया कि फूड हैबिट को लेके क्या करें। अभी कुछ योगासन मैं बताऊंगी, जो योगासन आपके पेट के लिए भी अच्छा है, और जिन्हें तकलीफ है उनके लिए भी अच्छा है, वो भी कर सकते हैं। बट वो मैं जब मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी तब मैं आपको वो सारे योगासन बताऊंगी। अब थर्ड पार्ट ये आता है
कि अगर समस्या आ गई तो क्या करें। ये तो था कि हम पहले से प्रिकॉशन क्या लें। बीच में मैं योगा को घुसाई हूँ, योगा को लाई हूँ, लेकिन मैं उसका डेमो बाद में दूंगी, पहले कन्वर्सेशन कंप्लीट कर लूं। द थर्ड एंड लास्ट पार्ट कि अगर समस्या आ गई है तो हम उसको हैंडल कैसे करें। अगेन उसके दो पार्ट हैं, एक तो फूड हैबिट, दूसरा कई केसेस में हमें मेडिकेशन पे जाना पड़ता है क्योंकि समस्या इतनी विकृत हो चुकी होती है कि बिना डॉक्टर के कंसल्ट किया वो सेटल नहीं हो रही है। एंड थर्ड थिंग एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर भी इसमें काफी हद तक हेल्प करता है पाइल्स में, तो वो भी मैं हैंडल करूंगी, वो भी मैं बताऊंगी। 4-5 होम रेमेडी है जिसको कि घर में आप आजमा सकते हैं, और उसमें से कुछ होम रेमेडी तो मैंने अपने फैमिली में आजमाया हुआ है और मुझे उसका रिजल्ट भी दिखा है, तो मैं वो बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये नुस्खा काम करेगा ही करेगा, 100% करेगा। जिसमें से पहला नुस्खा है दूध का। उबला हुआ दूध, आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, पहले मैं होम रेमेडी फिर एक्यूप्रेशर तब योगा बताऊंगी। तो पहला जो है, उबले हुए दूध को ठंडा करना है। ओके, 1 कप दूध ले लीजिए, 1 ग्लास या 1 कप जितना आप एक बार में पी सके, एक बार में गटकना है उस दूध को, तो क्वांटिटी 1 कप या 1 ग्लास आप लग सकते हैं, 200 ml के बराबर। उस दूध को नेचुरली ठंडा होने देना है, फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना है। ध्यान रखें, हम क्या करते हैं, जल्दी ठंडा करने के लिए उसको फ्रिज में घुसा दीजिए कि वो जल्दी ठंडा हो जाए, ऐसा नहीं करना है। उबालना है, उबालने के बाद उसको रूम में रख के उसको ठंडा होने देना है, हल्का गुनगुना जितना कि आप पी सकें, बिल्कुल ठंडा भी नहीं, बिल्कुल गर्म भी नहीं, हल्का गुनगुना जिसको कि ल्यूक वार्म कहते हैं। उसमें लेमन को, आधा लेमन को डालिए उस दूध में, और दूध में लेमन को डाला और सीधे गटक लिया। दूध को पूरी तरह फटने के लिए वेट नहीं करना है। आपने लेमन जूस बना के रखा हुआ है, निकाल के लेमन जूस रखा है ग्लास में, जिसमें दूध आपका ल्यूकवार्म हो चुका है, आप फिंगर डाल के जांच लीजिए कि अभी ये ल्यूकवार्म है। लेमन जूस डाला और बस सीधे गटक लिया। वो दूध फटने की प्रक्रिया आपके अंदर एलिमेंट्री कैनाल में होनी है, ग्लास में नहीं होनी है। और ये आप सुबह करके देखिए, ये बहुत ही इफेक्टिव है, मैंने इसके रिजल्ट्स देखे हैं, ये सही में बहुत अच्छा है, ये सच में कंट्रोल करा देता है। जिसको कि दर्द है या ब्लीडिंग हो रही है या बहुत ही तकलीफ है स्टूल पास होने में, उनको 4 से 5 दिन के अंदर इस नुस्खे से असर हुआ है। सिंपल है, कोई इतना तामझाम नहीं करना, सबके घर में दूध है, बस वही ध्यान रखना है कि रूम टेम्परेचर पे धीरे धीरे ठंडा होने देना है। ठीक है, तो ये पहला नुस्खा था। दूसरा जो नुस्खा है, अंजीर या किशमिश। अंजीर जो फिग होती है, सूखी हुई फिग मार्केट में मिलती है, और किशमिश 20 दाने, अंजीर 1 या 2, रात में भिगो के रखना है ग्लास में, ग्लास के पानी में। सुबह उठा तो सबसे पहला चीज वो पानी को पीना है। आप 20 किशमिश भी रख सकते हैं या फिर अंजीर भी रख सकते हैं, आइदर। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ करना है, आप जो अवेलेबल हो दोनों में से वो कर सकते हैं। रात में 1 ग्लास पानी में, साफ पानी में भिगो के रखा, सुबह उठने के बाद सबसे पहले वो पानी पिए, और वो जो किशमिश नीचे फूल गई है रात भर में, अंजीर जो फूल गया है, उसको चबा चबा के खाना है। ये दूसरा नुस्खा भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफेक्टिव है, आप इसको भी आजमा सकते हैं। सिंपल है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थर्ड, जिसको बोलते हैं हम एप्पल सीडर विनेगर। एप्पल सीडर विनेगर आप लोग सुने होंगे, वो सेब का विनेगर बनाते हैं, जिनको कि क्या हो जाता है कि एनस के बाहर वो मस से निकल जाते हैं और उन मस्सों से ब्लीडिंग हो रही है, बड़ा तकलीफ है। ये वहां अप्लाई भी कर सकते हैं, ये पीने का भी है और अप्लाई भी कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने से भी आराम मिलता है, ब्लीडिंग रुक जाती है। क्या करना है, एप्पल सीडर जो है विनेगर 2 चम्मच 1 ग्लास पानी में घोलना है। वो बहुत ही खट्टा होता है, ऐसे डायरेक्टली आप पी नहीं पाएंगे, गले में लगने लगता है। तो 1 ग्लास पानी में 2 चम्मच एप्पल सीडर को मिक्स किया और गटक गए,
पूरा एक साथ वो 1 गिलास पानी आप पी जाइए। जहां जख्म जैसा बन गया है, ब्लीडिंग हो रही है और जहां मस्सा बाहर आ चुका है एनस पे, आप एक कॉटन में एप्पल सीडर को अप्लाई कीजिए और उससे आप उस जगह को थोड़ा मतलब लगा दीजिए। उसको लगाने से ब्लीडिंग रुकेगी और दर्द में भी आराम मिलेगा, वो हील हो जाएगा, वो एरिया क्या हो जाएगा, हीलिंग उसको मिलेगी। तो ये तीसरा नुस्खा है, ओके। और चौथा जो है फिटकरी और केले का, ये भी मेरे घर में जो मेरे एक रिलेटिव हैं उन्होंने अपनाया था। और तब मैं बहुत छोटी थी, तब मैं योग में थी भी नहीं, मैं उस समय 12th में थी या ग्रेजुएशन कर रही थी। तो वो बता रहे थे, मतलब मेरे घर में बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि फिटकरी और केले से बड़ा आराम मिल गया। तो मेरे दिमाग में था कि अच्छा फिटकरी और केले को किसी तरह उपयोग करते हैं तो इससे आराम मिलता है। और उनका बड़ा ही विकृत हो चुका था, उनको बहुत ही कष्ट था और उनको उससे आराम मिला था। लेकिन तब मैं ये नहीं जानती थी कि फिटकरी को यूज कैसे करें। आप फिटकरी को डायरेक्टली माउथ में नहीं रख सकते, ये रिकमेंडेबल नहीं है। उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस करके आपको केले के साथ खाना है, ओके। तो गरम तवा है, तवा को गरम कीजिए या कढ़ाई जो भी आपके पास है, हैवी तले का होना चाहिए। उसमें आप छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा, इतना छोटा सा 1 इंच 2 इंच के बराबर आप फिटकरी को डालिए। तो आप जैसे डालेंगे ना उसमें से मॉइस्चर निकलेगा, फिटकरी क्रिस्टल है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो गरम तवे पे जैसे डालेंगे वो बबल्स उठेंगे उसमें से, वो जो सॉलिड क्रिस्टल है वो मेल्ट करेगा पहले, उसमें से बबल्स उठेंगे और फिर बबल्स उठने बंद हो जाएंगे। तो जब उसमें से बबल्स उठने बंद हो जाए तो गैस को बंद करना है, आपको चूल्हे को बंद करना है और तवे को छोड़ देना है, उसी पे वो चिपक जाएगा मोम की तरह, लगभग वो चिपक जाएगा। ठंडा होने देना है, गरम तवे को और गरम फिटकरी जो उस पे मोम की तरह चिपका है उसको टच नहीं कीजिए। जब पूरी तरह वो ठंडा हो जाए फिर उसको आप खुरच के एक बर्तन में निकालिए और जिससे हम अदरक वगैरह कूटते हैं, मसाले कूटते हैं, उससे कूटकर उसका पाउडर बना लीजिए भस्म की तरह। तो फिटकरी का भस्म तैयार हो गया, ठीक है। अब उस भस्म को किसी डब्बे में, किसी बॉटल में एयर टाइट रख लीजिए। अब ये आपका फिटकरी रेडी हो गया शरीर के अंदर डालने के लिए। कभी भी जो मार्केट से हम फिटकरी लाते हैं हमको डायरेक्टली शरीर में नहीं डालना है, नहीं लेना है, वो सही नहीं है। जब भी लेना है ऐसे भस्म बना के लेना है। तो आपने एक बार भस्म बना के रख दिया, अब ये काफी दिन तक चलेगा। एक पका हुआ केला, ओके, उसको आप स्लाइस में काटिए या फिर मैश कर दीजिए जैसे भी, और एक पिंच वो फिटकरी का भस्म उसमें डालिए। ऐसे चुटकी में एक पिंच भस्म उठाया और एक पके हुए केले में डाला, डाल दिया, मिक्स करके खा लें इंस्टेंट। वो केले में मिक्स करके फिर रखना नहीं है, अच्छा मैं बाद में खाऊंगा, अभी कुछ का, जिस समय खाना है उस समय ही वो बनाना है और इंस्टेंट खा लेना है। किसी को ना पसंद हो तो थोड़ा उसमें शहद भी डाल सकता है, शहद इज ऑप्शनल, बट फिटकरी और केले को मिक्स करके खाना ये भी आजमाया हुआ नुस्खा है और इसका असर सच में होता है, ओके। तो ये 4 मेरे जिसको घरेलू नुस्खे हैं, इससे कि असर सच में होता है, जिसमें 2 तो मैंने अपने फैमिली और रिलेशन में देखा है कि कितना वो इफेक्टिव है, 4 से 5 दिन में रिलीफ आ गया। तो ऐसा है। और एक और नेचुरोपैथी का तरीका है जो इसको भी मैंने घर में आजमा के देखा है। गर्म पानी को गर्म पानी बकेट में डाल के उसमें बैठना है। आप उस गर्म पानी में 2-3 बूंदे बीटाडीन की डाल सकते हैं। बीटाडीन जो लिक्विड आती है आप उसमें डाल के और 30 से 30 मिनट 20 मिनट आपको उसमें बैठ जाना है। पानी इतना हो जितना आपका शरीर बर्दाश्त कर सके, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा गर्म है और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही ठंडा है तो कोई असर ही नहीं किया। ये भी असर करता है हीलिंग में। जिनको की पेनफुल है, जिनका की इचिंग है, इस तरह की समस्या है, उनको सच में इससे आराम होता है, ओके। इसको सिट्स बात कहते हैं। गर्म पानी में बकेट में डाल के बैठना है, बीटाडीन की 2-3 बूंदे डालकर। बीटाडीन भी हम अप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे मैंने एप्पल सीडर बताया कि आप उसको अप्लाई कर सकते हैं कॉटन में लगाकर, हम बीटाडीन भी बोलते हैं कि वहां लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, उसको हीलिंग जल्दी मिलती है।
वो अगर ब्लीडिंग वाला है तो वो स्टॉप हो जाता है, वो रुक जाता है। तो ये चीजें थी घरेलू नुस्खे जिससे कि समस्या अगर आ गई है तो आराम आ जाएगा। नाउ द एक्यूप्रेशर पार्ट। 3-4 एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं जो कि कब्ज भी नहीं बनने देंगे और पाइल्स में भी वर्क करते हैं। जिसमें कि एक तो ऐसा है कि अगर मोशन पास कर रहे हैं उस समय भी आप वो एक्यूप्रेशर ट्राई कर सकते हैं हाथ के। मैं वो बता रही हूँ। आपका इंडेक्स फिंगर, मैं मार्क भी बनाऊंगी आपको, ये है इंडेक्स फिंगर, राइट। तो इंडेक्स फिंगर का ये नेल वाला पार्ट है। देखिए मैं यहाँ पे काला डॉट बना रही हूँ, दिख रहा है ना, नेल के साइड में, है ना। इस डॉट पे एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है 30 सेकेंड। दबाया, 30 सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज। नोट कर लीजिए, कहीं कहीं क्लॉकवाइज मैं बोलूंगी, कहीं कहीं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये लोअर इंटेस्टाइन का पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, नेल्स के पास है, दिख रहा है। और इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया 30 सेकेंड। ओके, नाउ इसी में आप नीचे जाइए, यहां नकल है आपका, है ना। इसके भी साइड में मैं पॉइंट बता रही हूं, ये देखिए नकल के पास है। इसको क्लॉकवाइज 30 सेकेंड घुमाइए, क्लॉकवाइज। देखिए मैं क्लॉकवाइज घुमा रही हूँ, घड़ी की दिशा, गुड। घड़ी की दिशा में 30 सेकेंड घुमाना है। इसको कैसे घुमाया था, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा 30 सेकेंड। इसको घड़ी की दिशा, गुड। ये भी लोअर इंटेस्टाइन का पॉइंट है। LI4 और LI1, लोअर इंटेस्टाइन 1 नंबर, लोअर इंटेस्टाइन 4 नंबर। नाउ इसी में इल्बो के पास आइए। इल्बो दिखा, आप इल्बो को मोड़ेंगे तो यहाँ एक धाड़ी बनती है, धाड़ी बन रही है ना, है ना। उस धाड़ी पे बाहर की तरफ, ये मैंने एक पॉइंट बनाया बाहर की तरफ, राइट। यहां भी 30 सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा 30 सेकेंड। जिनको कब्ज बनती है, जिनको पेट में प्रॉब्लम है, स्टूल पास में दिक्कत है, वो जैसे ही यहाँ दबा के घुमाएंगे ना उनको दर्द होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये स्टूल पासेज और लोअर इंटेस्टाइन के पार्ट से रिलेटेड है, जहां हमारा मल जमा होता है, जिसको मलाशय कहते हैं। तो इसको दबाना है एंटी क्लॉकवाइज। और अगर समस्या है तो ये इंडिकेट करेगा, आपको तकलीफ होने लगेगी वहां, तो थोड़ा सावधानी से धीरे धीरे करके दबाना है एंटी क्लॉकवाइज 30 सेकेंड। नाउ ये तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी पाइल्स हो चुका है, तकलीफ में भी है, तो जब वो मोशन पास कर रहे हैं ना, तभी भी ये तीनों पॉइंट, ये वाला और ये वाला, इसको दबाते रहें, उनको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, ऐसे तो आप दिन, सुबह, दोपहर, शाम करें ही करें, लेकिन जिनकी समस्या है और स्टूल पास करने में भी दिक्कत हो रही है, उस समय भी ये कर सकते हैं। शिखा जी, हाँ जी, किस हैंड में करना है? दोनों हैंड, ये और ये दोनों हैंड में। ठीक। इंडेक्स फिंगर साइड में पॉइंट, यहाँ पे नकल और इल्बो। ओके, तो ये 3 लोअर इंटेस्टाइन के पॉइंट्स हैं, हमको अप्लाई करना है 30-30 सेकेंड तक। पहला एंटी क्लॉक, क्लॉक, अगेन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये चीजें वर्क करती हैं। नाउ एक और बड़ा ही इफेक्टिव है, हाथ में जो रिस्ट है ना, रिस्ट। तो यहाँ रिस्ट पे, रिस्ट के नीचे, जैसे ये रिस्ट ये वाला है, यहाँ पे देखिए, आपको शायद दिख रहा है, यस दिख रहा है। यहाँ पे गोल गोल, यहाँ एंटी क्लॉक और क्लॉक का नहीं है, बस आपको प्रेशर लगाना है। गुड, तो ये भी वर्क करता है। हाथ पे 4 उंगलियां रखें ऐसे, 4-5,
है ना, ऐसे मैंने 4-5 उंगली रखा, तो जहां हमारा मेरा अंगूठा एंड कर रहा है, 5वीं उंगली अंगूठा एंड कर रहा है, उस पॉइंट को दबाइए। मैं फिर से हाथ रख के दिखा रही हूँ, ये मैंने 4 और 5 उंगलियां रखी और जहां अंगूठा एंड किया, ये भी इंटेस्टाइन का पार्ट है। एक्चुअली ये मर्मा पॉइंट है, इंद्रप्रस्थ मर्मा। ये हमारे बाउल मूवमेंट और डाइजेशन, किसी भी तरह की इरेगुलरिटी है उसको ये कंट्रोल करता है, तो ये भी वर्क करेगा। ओके, मैंने 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए थे। एक ये इंद्रप्रस्थ मर्मा, यहाँ पे रिस्ट के पास, और ये इंडेक्स फिंगर वाले। गुड, तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट हुए। नाउ द लास्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट विच इज, जो कि आपको लगेगा कि ये तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये कैसे वर्क करता है, कैसे हेल्प करता है, बट ये हेल्प करता है। जो पेशेंट है वो लेटा हुआ है, जैसे मैं इमेजिन कीजिए ऐसे लेटी हुई हूँ, और कान के पास उसके हाथ जाएंगे, जैसे मान लिया। ओके, अभी इनको हमको एक्यूप्रेशर देना है, तो ये मेरा मिडिल फिंगर है। ओके, इसको कान के पास रखिए, जो दोनों कान है इसके पास मिडिल फिंगर रखिए, तो आप देखेंगे आपका थंब जो है हेड के ऊपर ज्वाइन हो रहा है, बराबर। ये मैं खुद का नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि खुद का तो अंगूठा आएगा ना कान के पास, हमको दूसरे को देना है ना। तो उसके कान के पास, आप दोनों कान के पास मिडिल फिंगर को डालिए, तो आप देखेंगे अंगूठा ज्वाइन हो रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट पे अंगूठा ज्वाइन होगा, उस पॉइंट पे प्रेशर भी देना है और टैप करना है, उसको आप टैप कीजिए। वो पॉइंट मूवमेंट को और स्टूल पल्सेस को रेगुलेट करता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है टैपिंग का, प्रेशर देने का, जिससे कि हमें उस समस्या में हेल्प मिलती है। ओके, लेकिन ये इंसान खुद को नहीं दे सकता है, ये किसी और से हमको दिलाना पड़ता है। तो शायद मैं इसको अच्छे से समझा सकी हूँ। नाउ अभी ये साइड वो मैं डेमो के लिए लाई थी। अब हम योगासन की बात करते हैं। प्राणायाम और योगासन कैसे हेल्प करता है, ये 100% मदद करता है। और हम लोगों ने पिछले सेशन में एक आसन के बारे में बात की थी, मलासन। मलासन तो सच में असर करता है। हम जितना देर अपने आप को उस पोजीशन में बैठा के रखते हैं मलासन में, उतना ही अच्छा असर होता है हमारे बाउल मूवमेंट पे, लोअर इंटेस्टाइन के पार्ट पे। और जिनको ऑलरेडी समस्या है उन वो भी कर सकते हैं, जिनको नहीं है तो ये समस्या नहीं आएगी, और जिनको है उनके लिए भी असर करेगा। ओके, तो मलासन 100% इफेक्टिव है, ये डाउट हट गया जो हमको पिछले क्लास में हमसे पूछा गया था। नाउ व्हाट आर द अदर योगा पोस्चर दैट, खड़ा होकर मैं बता रही हूँ, जो स्टैंडिंग पोज में हम योगासन कर सकते हैं। जितने भी ट्विस्टिंग पोज हैं, ट्विस्टिंग आसन है, वो करेंगे। आराम से खड़े हैं, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर, कटी चक्रासन। सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर। मैं 3-4 बार करके बता रही हूँ। तो एक ये हुआ, दूसरा पश्चिमोत्तासन, सॉरी हस्तपादासन। हाथ को ऊपर रखा, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुके। मैं साइड व्यू से बता रही हूँ, नीचे की ओर झुके, सांस छोड़ते हुए, और यहाँ पे रुक के रहें। इधर थोड़ा बने रहे। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस ऊपर, थोड़ा सा बैक बेंडिंग, रिलैक्स। तो इससे भी पेट की और कब्ज की समस्या दूर होती है और हमें मदद मिलती है। बाकी के जो आसन है वो बैठ के करने वाले हैं, मैं बैठ के बता रही हूँ, जिसमें कि एक तो मैंने बताया लाइक दिस,
ये है प्रोपर मलासन। हील्स पे ध्यान दें, हील्स आपके सटने चाहिए पीछे जमीन पे। शुरू में अगर दिक्कत हो रही है तो आप प्रैक्टिस करें ऐसे एंड लेटर ऑन ऐसे, तो वो भी है कि धीरे धीरे आपका शरीर सेट हो जाएगा। तो ये है मलासन। तीसरा बालासन। हमें कनेक्टिव टिश्यू को आराम देना है, एनस के कनेक्टिव टिश्यू को आराम देना है। तो कुछ ऐसे जो आपको रिलैक्स करें उस टिश्यू को, उसमें आपका बालासन भी आता है, चाइल्ड पोज। सांस छोड़ते हुए आगे झुक गए और रिलैक्स। नाउ तो बालासन तो सबसे आसान है और सबसे प्रिय है। देन योग मुद्रा। योग मुद्रा कैसे करना है? पद्मासन लगाएंगे। जो पद्मासन नहीं लगा सकते हैं, नी की समस्या है, घुटने की प्रॉब्लम है, वो सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन पद्मासन लगाएं, बहुत अच्छा है। पद्मासन से मर्मा पॉइंट भी दबते हैं और वो मर्मा पॉइंट बहुत लाभ देते हैं हमारे शरीर में, एज ए होल हेल्थ के लिए अच्छा है। इसलिए पद्मासन लगाएंगे। हील्स को पूरा अच्छे से लेग जॉइंट के पास रखेंगे, वो हील से यहाँ दबाव आना चाहिए, ठीक है, तब हुआ वो प्रॉपर पद्मासन। पद्मासन में आ गए, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, लंबी गहरी सांस। पांच से 6 बार लंबी गहरी सांस लिया, धीरे धीरे हाथों को पीछे ले गए और लॉक कर लें। मैं साइड व्यू दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले। ऐसे रिस्ट को दूसरे हाथ से पकड़ा, कलाई को दूसरे हाथ से पकड़े हुए हैं। सांस लिया और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, जितना झुक सकते हैं झुके, आपके शरीर की कैपेसिटी है। रिलैक्स। 5 से 10 सेकेंड, 15 सेकेंड आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसको बढ़ाएं। ये भी सुंदर सा योगासन है जो सिर्फ कब्ज पे ही नहीं, स्पाइन पे कई कई तरह के बेनिफिट्स देता है। जब भी पद्मासन लगाएं, सिर्फ एक ही पैर को लेकर नहीं, हमको पैर के सीक्वेंस को चेंज भी करना है। जैसे पहले आपने अगर बाएं पैर को ऊपर रखा और पहले रखा और तब दाहिना पैर रखा, तो अभी चेंज कीजिए। अब राइट लेग पहले और लेफ्ट लेग बाद में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको दोनों लेग पे बराबर का प्रेशर देना है, दोनों पैरों के मसल्स को बराबर खिंचाव होना चाहिए। इसलिए पद्मासन का जो सीक्वेंस पहले है, दूसरी बार उस सीक्वेंस को बदल के लेकिन करना जरूरी है। ओके, तो मैंने अभी सीक्वेंस बदल दिया। अगेन सांस लेना है हाथों पर, पांच से 6 लंबी गहरी सांस ऊपर की ओर, धीरे धीरे हाथ को नीचे लाया। फिर से दूसरे हाथ की कलाई को, हाथ का भी सीक्वेंस हमने चेंज कर दिया। जैसे पहले राइट हैंड लेफ्ट हैंड में था, तो अभी लेफ्ट हैंड राइट हैंड में रहेगा। लंबी से गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए बाहर झुके, जितना झुक सकते हैं। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर, अपनी क्षमता 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड स्लोली हम बढ़ाएंगे। ये था योग मुद्रा। ओके, नाउ पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन डाइजेस्टिव सिस्टम, एब्डोमेन पार्ट के लिए वरदान है। जो लोग वेट लॉस भी करना चाहते हैं, बेली को घटाना चाहते हैं,
जिनको कि पेट की किसी भी तरह की समस्या है, कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, ये सब में वर्क करता है, ये रामबाण है। करना कैसे है? आराम से बैठ गए और पहले थोड़ा सा स्पाइन को लूजन अप कीजिए। ब्रीथ आउट फॉरवर्ड, लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे और थोड़ा सा हमको अपने आप को, पीठ की जकड़न को पहले कम किया। नाउ हैंड्स अप, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, आपके हाथ आपके टो पे, ये जो है अंगूठे, पैर के अंगूठे, और पहले यहाँ पे अपने आप को सेटल करें। हम यहाँ पे थोड़ा ठहरेंगे, जल्दीबाजी नहीं, रुक के रहेंगे। जब शरीर यहाँ पे सेट हो गया, स्थिर हो गया, सेटल हो गया, तब सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से मिलाने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आपको अपने पैर, थाइस में भी, काफ मसल्स में, सब में खिंचाव होगा। ये जरूर करना है, हर किसी को करना है, कम से कम सुबह शाम 10 बार तो करते हैं। और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि जिसको घुटने की समस्या है वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी के सभी कर सकते हैं। बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि कई लोगों को ऐसे बिल्कुल नहीं हो पाता है, लेकिन जब हम रोज प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमारी स्पाइन सपोर्ट करने लगती है। तो ये हुआ पश्चिमोत्तासन। नाउ दो जो आसन है वो लेट के करने वाले हैं। हम पीठ के बल लेट जाएंगे, आराम से पीठ के बल लेट गए और हाथों को जमीन पे टच कराया और अपने एंकल्स को पकड़ लिया। अगर चाहे तो पैर के एंकल्स को पकड़ भी सकते हैं, नहीं तो सीधे जमीन पे भी रख सकते हैं और अपने कमर को ऊपर की ओर उठाएं, सांस भरते हुए उठाएं और इधर रुके 5 सेकेंड 10 सेकेंड, इधर रुक के रखें। जितना चाहे उठाएं, थोड़ा सपोर्ट भी हाथ से ले सकते हैं। ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू को आराम देता है। सेतु बंधासन। रिलैक्स। वंस मोर। रिलैक्स। ये था ब्रिज पोज या सेतु बंधासन। पैरों को ढीला छोड़ें। दूसरा जो आसन है वो है पवन मुक्त आसन। एक लेग से भी कर सकते हैं, 2 लेग से भी। तो पहले मैंने एक पैर से किया, घुटनों को मोड़ के सांस छोड़ते हुए छाती की ओर लाए। सेकेंड स्टेप, सांस छोड़ते हुए नासिका को घुटने से टच कराएं। अगेन इस पैर को वापस रखा, दूसरा पैर, इसको भी पहले हम छाती से सटाएंगे घुटने को जितना हो सके, और सांस छोड़ते हुए नासिका घुटने से छू गई। थोड़ा रुक के रहेंगे, 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड रुकेंगे। अगेन बैक। अभी दोनों पैर फोल्डेड, ब्रिंग इट क्लोज टू योर चेस्ट, ऐसे हाथों से अच्छे से पकड़ लिया। अब सांस छोड़ते हुए नासिका घुटने से, पहले सर पीछे फिर घुटना। पवन मुक्तासन, अर्ध एंड पूर्ण। मैं एक बार और डेमो दे रही हूं। पहले सिंगल लेग, तब दूसरा पांव भी,
और तब दोनों पाँव को लेकर रिलैक्स। ये हो गया पवन मुक्तासन। नाउ दोनों पैर को सीधे हाथ के सपोर्ट से स्टैंड किया 90 डिग्री पे, आपके शरीर से 90 डिग्री पे आपके दोनों पांव हैं। वेरी गुड। और कोशिश कीजिए हाथों से उसको छूने का, टो को। 1 2 3, अगर चाहे तो हाथों से ऐसे पकड़ के भी रख सकते हैं। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। रिलैक्स। अब लास्ट आसन, जिसको कि हम हलासन, जिसको कि हम सर्वांगासन या विपरीत करनी भी कहते हैं। पैरों को ऊपर उठाया और हाथ के सपोर्ट से कमर पे देके कमर को भी सीधा किया, लाइक दिस। Gently get back. धीरे से हाथों के सहारे आप उठ के बैठ सकते हैं। ये सारे योगासन थे जो कि हेल्प करते हैं कब्ज नहीं बनने में और पाइल्स में भी। और प्राणायाम की पार्ट, प्राणायाम इसमें सच में इफेक्टिव है और एक क्रिया भी है, वो भी इसमें इफेक्टिव है। प्राणायाम जो कि कपालभाति। कपालभाति आपकी स्टेमिना पे है, आप कितना कर सकते हैं। कई लोगों को ज्यादा लंबा समय तक करने से बैक पेन होता है या तकलीफ होती है, तो उनको अपना स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, लाइक 30 सेकेंड, 1 मिनट ऐसे। लेकिन रिकमेंडेड है जिनको कि कॉन्स्टिपेशन या पेट की समस्या है, उनको 5 से 10 मिनट तक कपालभाति करना चाहिए, बीच बीच में रुक रुक कर, एक लगातार नहीं, थोड़ा गैप दिया फिर से स्टार्ट किए, थोड़ा गैप दिए फिर से स्टार्ट किए। तो कपालभाति बहुत ही इफेक्टिव है आपके किसी भी तरह के बाउल मूवमेंट को स्टिमुलेट करने के लिए। तो अगर कब्ज नहीं रहेगी तो ये समस्या भी नहीं आएगी। मिनिमम 5 मिनट्स तो करना ही करना है। अगर जटिल समस्या है तो आप 10 मिनट तक भी बढ़ा सकते हैं, बीच बीच में रुक कर। तो कपालभाति कैसे करते हैं मैं करके बताऊंगी, वैसे आप लोग जानते ही होंगे जी। मैं बस 20 काउंट करूंगी डेमोन्स्ट्रेट के लिए। रिलैक्स। तो ये हुआ कपालभाति प्राणायाम। सेकेंड, जिसको कि हम अग्निसार क्रिया कहते हैं। अग्निसार क्रिया भी बड़ी ही सुंदर क्रिया है। ये वेट लॉस में भी काम आता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में भी काम आता है, कब्ज नहीं बनने देता है, डाइजेशन, जठर अग्नि को बढ़ाता है, इसीलिए इसका नाम ही है अग्निसार, क्योंकि ये जठर को बढ़ाता है और भूख अच्छी लगती है, पचन अच्छा होता है, कब्ज नहीं बनता है। तो अग्निसार क्रिया कैसे करना है, पहले सांस को भरना है और उसके बाद सांस को पूरी तरह खाली करनी है। ये जो पाउच है पेट का, उससे हमको सांस को पूरी तरह बाहर करनी है। जब सांस पूरी तरह बाहर चली गई तो उसको रोकना है, उधर ही रोक के रखना है। और जितने अंतराल आप बाहर सांस को रोक के रखे हैं, उस अंतराल में आपको पेट को अंदर बाहर लाइक दिस करना है। मैं अपने हाथ को यहाँ रख रही हूँ ताकि आप ऑनलाइन इस चीज को देख सकें।
पहले जब मैं क्रिया प्रोसेस करूंगी तो मैं बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि सांस बाहर की ओर है। तो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ। पहले पेट की मूवमेंट को रोकना है, तब सांस अंदर लेना है। प्रोसेस 3 स्टेप में है। सांस बाहर, पूरी तरह मुंह से भी आप सांस बाहर छोड़िए, उसको होल्ड कीजिए, और जिस दौरान होल्ड किया है हम अपने पेट को अंदर बाहर करेंगे। और जब लगे कि अब हमारे से सांस नहीं होल्ड हो रहा है तो पहले पेट के मूवमेंट को रोकें और तब सांस को अंदर लें। ये पूरी प्रक्रिया को अग्निसार कहते हैं। मैं आपको ये भी बताती हूँ, एक ब्रीथ आउट में शुरुआत में आप 10 से 12 बार केवल मूवमेंट कर पाएंगे क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स को आदत नहीं है। लेकिन जब आपका कैपेसिटी बढ़ती जाएगी अग्निसार की, आप 45 से 45, 50, 60 तक भी मूवमेंट कर सकते हैं एक सांस बाहर में। ये डिपेंड करता है आपकी एब्डोमिनल मसल्स कितनी फ्लेक्सिबल हो रही है, कितना आपको सपोर्ट कर रही है। और जितना अच्छा अग्निसार उतना बढ़िया आपका पचन चलेगा, उतनी अच्छी जठर अग्नि आपकी प्रज्वलित होगी। उसके नाम पे ही इस क्रिया का नाम है अग्निसार। तो अग्निसार कपालभाति के बाद जरूर करें। ये कपालभाति, अग्निसार और मंडूकासन, ये 3 जो है ना, ये इतने बढ़िया कॉम्बिनेशन है। डायबिटीज में काम करता है, इंडाइजेशन में, गैस की किसी भी तरह की समस्या है, पचन की किसी भी तरह की समस्या है, ओबेसिटी प्लस कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, ये सब पे काम करता है। पहले कपालभाति किया, उसके बाद अग्निसार किया, और दोनों हाथों की मुट्ठी लोअर एब्डोमेन के पास लगा के सांस छोड़ते हुए बाहर झुके, मंडूकासन। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आ गए। इन तीनों का सीक्वेंस आप बिल्कुल बना के रखिए। ये तीनों सेट हैं, कपालभाति, अग्निसार, मंडूकासन, राइट। तो ये सब पे काम करता है। ये मेरा टोटल पैकेज था पाइल्स के ऊपर। मैंने जितनी स्टडी की तो मुझे इतना पता चला। बाकी क्वेश्चंस और सजेशंस आप बताएं। जी, बहुत ही सुंदर बातें आपने बताई, प्रयोग भी बताए। कुछ मैं इसके साथ और ऐड करना चाहूंगा। पाइल्स 2 तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल पाइल्स जब हमारा मस्सा शरीर के अंदर रहता है, बाहर नहीं आता है, उसे हम इंटरनल पाइल्स कहते हैं। और जब मस्सा बाहर आ जाता है तो एक्सटर्नल पाइल कहते हैं। तो कारण तो आपने जाना अभी, कब्ज इसका मुख्य कारण होता है कब्ज। हम जब टॉयलेट जाते हैं, प्रेशर देते हैं मल निकालने के लिए, तो हमारा जो मस्सा बाहर आ जाता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल 2 तरह की पाइल्स, मैं भी इसका भुगतान रह चुका हूँ। इसके लिए कुछ प्रयोग, मैंने जो प्रयोग किए थे, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब हमारा पाइल्स अंदर रहता है उसमें तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब एक्सटर्नल बहुत बड़ा मस्सा जब बाहर निकल जाता है तो शायद थोड़ा उसमें तकलीफ होती है, नहीं कर सकते हैं। तो उसमें हम कुशन या पिलो लेके भी कर सकते हैं नीचे। तो कैसे करना है? पहला है इसमें मोची आसन। मोची आसन, मेरा वीडियो दिख रहा होगा आपको जी। मोची आसन। मोची आसन में दोनों पैरों के तलुओं को मिलाते हुए पंजों को पकड़ना है, जैसे हम तितली आसन करते हैं। तितली आसन के लिए बैठते हैं तो इस तरह से दोनों घुटनों को पूरा प्रेशर देते हुए नीचे दबाएंगे। जंघाओं में भी खिंचाव आएगा, यहाँ की चर्बी भी कम होगी और हमारे इससे बैठक में भी प्रेशर पड़ेगा। इस आसन में आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए बैठना है, श्वास नॉर्मल रहेगा। मोची आसन। दूसरा, अब इसी में हम घुटनों को ऊपर नीचे करते हुए तितली आसन। तितली आसन। तितली आसन वैसे भी हम करते भी है, जानते भी है तितली आसन या बटरफ्लाई। इससे हमारे जंघाओं की चर्बी भी कम होती है।
पेट के लिए भी बढ़िया है और इस आसन से हमारे बैठक में भी प्रेशर बढ़ता है। अब जो मैंने सबसे असरदार तरीका जो मेरे लिए था वो था डोलासन। डोलासन 2 प्रकार से, हम जब परीक्षा ध्यान के शिविर में थे तो हमारे ट्रेनर ने हमें बताया था कि भाई पाइल्स के लिए ये बहुत बढ़िया प्रयोग है। मैंने उसका अभ्यास नियमित किया और मुझे पाइल्स से छुटकारा भी मिला। मैं डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, लेकिन मैंने ऑपरेशन बगैर ऑपरेशन अपने पाइल्स को डोलासन से ठीक किया। तो कैसे करते हैं डोलासन? इसी तरह है, बैठना है। अब दोनों घुटनों को बिल्कुल आप नीचे तक लगा लिए। अब डोलना है। डोलना है, कैसे डोलना है? एक घुटना आपका जमीन पे रहेगा, दूसरा घुटना आसमान की ओर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए डोलना है। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए डोलिए। डोलिए, मस्ती में झूमते हुए डोलते रहिए। इस तरह से दोनों घुटनों में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए डोलना है। तो इससे आपके बैठक में प्रेशर पड़ेगा। आपका पाइल्स अगर इंटरनल है तो बाहर आएगा नहीं, और एक्सटर्नल पाइल है तो आपको हो सकता है तकलीफ, थोड़ा सा बाहर आया हुआ तो आप कर पाएंगे, लेकिन ज्यादा अगर बाहर आ गया है तो फिर शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कुशन या पतला तकिया भी नीचे रख सकते हो अपने। तो डोलासन आपको नियमित करना है। अब डोलासन हमने अभी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए डोलासन किया। अब दूसरा प्रकार आगे पीछे होना है। आगे पीछे होते हुए किस तरह से जाना है मैं बताऊंगा आपको। देखिए, डोलते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह बिल्कुल पीछे तक जाना है 10 की गिनती में और वापस आगे आना है। ये बहुत ही इफेक्टिव लगा मेरे को, और मेरा जो प्रॉब्लम था इससे सॉल्व हुआ। इस तरह से आपके आगे पीछे होते हुए 3 से 4 राउंड आप कर सकते हैं। तो डोलासन, तितली आसन और मोची आसन, इनका अभ्यास आप नियमित कर सकते हैं। और बाकी घरेलू इलाज जो आपने बताया, बहुत ही शानदार इलाज, घरेलू इलाज हर कोई कर सकते हैं। तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ आनंद जी, आपने बहुत ही अच्छा ये बताया डोलासन। ये मैं नहीं जानती थी, ये मेरे लिए नया एडिशन हुआ मेरे नॉलेज मैंने में। आजमाया हुआ है शिखा जी, और इसी से मैं बिल्कुल क्योर हुआ हूँ। ऑपरेशन बहुत चला ही है मेरा सुंदर। इससे। मेरे लिए एक नई चीज है, मैं नहीं जानती थी। हाँ, ये डोलासन आपको आगे पीछे होते हुए कम से कम 3 राउंड तो कम से कम करना है, और ज्यादा आप 5 राउंड 7 राउंड भी कर सकते हो। एक जगह बैठकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए और आगे पीछे होते, दोनों प्रकार से मैंने बताया। हाँ नमस्कार। अच्छा, इसमें आपने प्रिकॉशन जो बताया उसमें कॉर्नफ्लेक्स और ब्रेड खा सकते हैं क्या? अगर वो मायदे का है तो नहीं लेना है। बहुत अच्छा। देखिए, मैं एक चीज मैं बताती हूँ। ब्रेड में भी वो लोग बोलते हैं ना होल ग्रेन और मल्टी ग्रेन लाइक दैट। ईमानदारी से अगर आप मेरे पर्सनल राय पूछिएगा, हम उस पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। हम घर में मिक्स आटे की चपाती बनाएं और वो खाएं, वो कहीं ज्यादा इफेक्टिव है हम पैकेट के ब्रेड लेने से। क्योंकि वो कितना भी बोलते हैं ना कि वो व्हीट से बना रहे हैं और मल्टीग्रेन से, उसमें बेकिंग के लिए वो मैदा फेंटते ही फेंटते हैं। बट वो उस इंफॉर्मेशन को वो हाइड कर देते हैं क्योंकि उनको अपनी मार्केटिंग करनी है। मेरे किचन में मैं ब्रेड नहीं यूज करती, आटे की चपाती बनाई या पराठे जो भी है, या मिक्स ग्रेन, मिक्स आटा और भी अच्छा होता है, जिसमें आप थोड़ा जवारी चना ऐसे सब मिक्स करके बनाते हैं ना, वो और भी अच्छा है। थैंक यू, बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र शिखा जी, जय जिनेन्द्र।
बहुत सुंदर प्रयोग। अगर हम डॉक्टर के पास जाते तो इतनी बड़ी मेडिकल की पर्ची हमारे हाथ में देते थे, लेकिन आपने घरेलू नुस्खे के साथ और एक्यूप्रेशर के पॉइंट के साथ बहुत अच्छी पर्ची हमारे हाथ में दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सीधे और सादे प्रयोग और घरेलू नुस्खे बहुत सुंदर। आपका हर सेशन अच्छा रहता ही है और हमें बहुत सीखने को मिलता है और घरेलू नुस्खे बहुत रहते हैं ना, इसकी वजह से हमें बहुत फायदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। सही में बड़ी पर्ची दी अपने हाथ में आज हमारी घर की। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा जी, बहुत अच्छा कराया। बहुत सुंदर शिखा जी, आपका जो बताने का स्टाइल है वो बहुत ही अच्छा है और सिंपल भाषा। सबसे बड़ी तो प्रैक्टिकल और सबसे बड़ा सैल्यूट करने जैसा जो है आपको, वो आपका टाइम मैनेजमेंट। हमारे यहाँ इतनी क्लास होती है, इतनी क्लास होती है, तो मैं आनंद भाई जी को यही कहती हूँ कि बस परफेक्ट होना चाहिए। तो आपके जो परफेक्शन ऑफ टाइमिंग है उसके पूछना चाहूंगी, मतलब सर जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताए बहुत सुंदर तरीके से समझा है, मतलब समझाने का तरीका बहुत, एक्यूप्रेशर बहुत लोग बताते भी हैं। हैंड राइज किया हुआ है चंदू जी। आप शिखा जी बहुत अच्छा, आपका स्माइलिंग फेस देख करके वास्तव रियल में इच्छा हो जाती है करने की। और आपकी बहुत अच्छा से आपने एक्यूप्रेशर भी बताया और जो बताया, चलो आसन तो नहीं कर सकते लेकिन ये एक्यूप्रेशर है और जो आपको नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो भी सब आपने बताया। बहुत अच्छी तरह से आपने बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव भाई साहब आप इनका एक्यूप्रेशर भी लिख लें, ठीक है? चलो सत्यनारायण जी। भाई साहब प्रणाम। पहले तो मेरी एक शिकायत है, आदरणीय जो दीदी है हमारे अलका दीदी, प्रणाम करता हूँ। आपकी जो ममत्व भरी आवाज है हमको थोड़े 2-4 दिन बाद सुनाई दे रही शायद आप। और दूसरी आवाज जो 31 तारीख को हमने सुनी थी, आदरणीय दीदी हमारे शिखा दीदी जो हैं बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात रखते हैं। वास्तव में तमाम हमारे भाई बहनों ने जो बात कही है वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। एक विषय में एक व्यक्ति को ज्ञान हो सकता है, एक्यूप्रेशर कितना शानदार दिया, नुस्खे भी बता दिए और हमको आसन भी बता दिए और प्राणायाम भी बता दिए। मैंने 3 पेज का एक पूरा नोट शीट बना लिया है मेरे दोस्तों को दिखाने के लिए, पूरा नोट शीट बनाया है। और क्षमा करना, मैं थोड़ा सा लिखने में भी व्यस्त रहता हूँ क्योंकि दूसरी बार इसको सुनना नहीं हो पाता है। इसलिए आदरणीय दीदी का बहुत बहुत, समस्त भाई बहनों का बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। एक बार सब ओम आरंभ करे शिखा जी। ओम आरंभ, ओम आरंभ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड शिखा जी। आपका कॉम्बिनेशन करने का जो तरीका है, टाइम मैनेजमेंट का तरीका है, सबके लिए ओम आरंभ, ओम आरंभ, ओम आरंभ। समय तो हमारा हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन मैं 1-2 जनों को और सुनना चाहूंगा। अनिता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। शिखा जी आपने बहुत सुंदर बताया। अब मैं और एक ऐड करना चाहती हूँ, जिनको जलन ज्यादा होती है, बाहर कोम तो नहीं दिखता लेकिन जलन बहुत है, तो उनके लिए गुलकंद बहुत काफी लाभदायक है। हर रोज 2 बार सुबह 10 बजे और दोपहर को 2 बजे अगर गुलकंद खाते हैं तो काफी तरह से जलन कम हो जाती है। और गाय का घी, हर रोज रात को सोते वक्त गाय का घी गर्म दूध के साथ लेते हैं तो बहुत फायदा होगा। धन्यवाद। मीनू जी। हाँ जी, नमस्कार शिखा जी। आज का सेशन आपकी तरह सुंदर और प्यारा और पूरा एनर्जी से भरा हुआ। एक इसमें नया पॉइंट अच्छा मिला, जो आपने दूध में नींबू हुआ बोला, वो एक नया पॉइंट बहुत अच्छा लगा। और बाकी पूरा आपका जो पूरा फुल पैकेज है ना, वो बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ। थैंक यू सो मच। और दूध में घी डाल के गाय का लेने का बहुत उपयोगी है, क्योंकि मेरी माँ ये लेती थी, बहुत साल मैंने देखा है, उसका भी बहुत यूज होता है। और दूसरा एक इसके साथ मैं ऐड करूंगी कि अगर आप सुबह टॉयलेट होने के बाद में आप उंगलियों को थोड़ा सा घी लगाए और अपनी जो उंगली है वो अपने जहां से टॉयलेट आती है उसमें उंगली को डाले और घुमाए,
तो वो भी अपनी एक सॉफ्टनेस आती है, तो वो बहुत काम का है। आज सत्यनारायण जी के साथ उनकी वाइफ बैठी है या कौन बैठा है मुझे पता नहीं, तो हमारे मनोज जी जैसा उनका भी स्वागत है एमपीके में। अच्छा लग रहा है जित एनर्जी से आप दोनों सुनते हैं मनोज भैया जैसे। तो मनोज भैया आपके साथ एक और जुड़ रहे हैं, सो मोस्ट वेलकम। तो ये उंगली का प्रयोग आप जरूर कीजिए। उंगली घी या तेल में भी ऑलिव ऑयल अथवा आप कोई भी तेल लेने पर बहुत फर्क पड़ता है इसका। मैंने देखा जो सॉफ्टनेस नीचे आता है ना, तो कब्ज के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। बहुत ही शानदार चर्चा सत्र हमारा चला। अभी समय हमारा ऑलरेडी संपन्न हो चुका है, तो हम दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी बोल सकते हैं, आंखें कोमलता से बंद रखते हुए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ